इसको CMI कहते हैं इंग्लिश में, CMI शॉर्टकट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं उसको, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन ऐसी अनुक्रिया जो कोशिकाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अब कोशिकाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है मतलब ये नहीं कि कोशिका प्रदर्शित कर रही है, नहीं, कौन करेगा प्रदर्शित? प्रतिरक्षी ही करेगा, लेकिन वो प्रतिरक्षी कहां पर उपस्थित होगा? वहां की कोशिका में उपस्थित हो। ठीक है, ऐसी अनुक्रिया जो कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। लिखिए, आगे लिखिएगा, जब हृदय, नेत्र, यकृत जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपाय प्रत्यारोपण रहता है। प्रत्यारोपण रहता है। अगले पॉइंट में आइएगा, प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षी प्रत्यारोपित अंग को, प्रत्यारोपित मतलब जो अंग डाला जा रहा है उसको बात कर रहे हैं, प्रत्यारोपित अंग को प्रतिजन के रूप में समझकर अनुक्रिया देते हैं, ठीक है। अब एक नोट लिख लीजिएगा, सर्जरी को क्या कहते हैं हिंदी में जी? सर्जरी, शल्य चिकित्सा। लिखिए, नोट में लिखिएगा, शल्य चिकित्सा के दौरान, शल्य चिकित्सा लिखने के बाद स्लैश देके लिख दीजिएगा सर्जरी माने ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा तलाबी से होगा, शल्य चिकित्सा के दौरान प्रतिरक्षी की अनुक्रिया को, शल्य चिकित्सा के दौरान प्रतिरक्षी की अनुक्रिया को संदमित करने के लिए, प्रतिरक्षी की अनुक्रिया को संदमित करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है।
चलिए हो गया। तो कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया क्या है? तो भाई कभी भी यदि अंग का प्रत्यारोपण किया जा रहा है तो उस स्थिति में वहां पर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनमें भी क्या होंगी? प्रतिरक्षी। तो वो क्या करेंगी कि जो प्रत्यारोपित अंग है उसके प्रति क्या दिखाएंगी? वो अनुक्रिया दिखाएंगे। यही क्या कहलाता है? आपका कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया। फिर कहीं ना कहीं हमने इसमें नोट लिखा है कि जब भी शल्य चिकित्सा की जाती है, यानी कि प्रत्यारोपण जब भी किया जा रहा है ऑपरेशन के माध्यम से, तो पहले प्रतिरक्षित को क्या कहते हैं? संदमित करते हैं। उसके लिए एक संदमक का प्रयोग करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। आगे हमने पढ़ना था क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार, यानी कि उपार्जित कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार पढ़ने के लिए बोला था, पढ़कर आए? मिटा दें इसको। देखिए समझिएगा पहले जरा, उपार्जित प्रतिरक्षा, इतना तो समझ में आ चुका है कि उपार्जित प्रतिरक्षा एक ऐसा प्रतिरक्षा, एक ऐसा कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन सिस्टम जो हमने जन्म के बाद बनाया है, प्राप्त किया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपार्जित प्रतिरक्षा। ये होता है बाबू दो प्रकार का। सबसे पहला जो है उसको कहते हैं सक्रिय, एक्टिव। ठीक है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, पूरा नाम क्या होगा इसका? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इंग्लिश में कहेंगे क्या? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको कहीं ना कहीं एक्टिव, इसको कहते हैं पैसिव। ठीक है, अब देखो नाम पे मत जाना, नाम से तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लिखिए मत बाबू, जरा समझिएगा। ठीक है, अब नाम पे जाओगे तो सीधा सीधा ये लगेगा कि ये सक्रिय है, ये निष्क्रिय है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नाम यहां पर दिए जरूर गए हैं कि वो सक्रिय है, ये निष्क्रिय है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। ये केवल सक्रिय है और ये क्या है? निष्क्रिय। नाम पे मत जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला बिंदु आप समझने का प्रयास करिएगा कि सक्रिय हम उसे कह रहे हैं जो स्वयं हमने अपने शरीर में बनाया। बात समझे? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हम उसे कहेंगे कि जिस स्थिति में इस प्रतिरक्षा तंत्र को हमने स्वयं अपने शरीर में बनाया है। ठीक है, यानी कि जो जो चीजें हम स्वयं अपने, अब मान लो कि मेरे अंदर कोई प्रतिजन प्रवेश किया, उससे लड़ने की क्षमता हमने स्वयं पैदा की अपने अंदर, उस स्थिति में वो प्रतिरक्षा क्या कहलाएगा? हमारा सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। डन। दूसरा, अब इसका बात क्या रहा भाई? निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमें किसी प्रतिजन ने कर दिया क्या? संक्रमित। और हमने क्या किया कि अपने अंदर प्रतिरक्षी नहीं बना पाए, हमने क्या किया कि प्रतिरक्षी को कहीं बाहर से डाला अपने बॉडी में, प्रतिरक्षी को बाहर से प्राप्त किया। अब अंतर कुछ समझ में आया? ठीक है, यानी कि हमने इंजेक्शन के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, जैसे भी हमने बाहर से अपने बॉडी में डाला, तो क्या कहलाएगा? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। यदि वो चीज हमारे शरीर में स्वयं बन रहा है तब उसको क्या कहेंगे? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। दोनों में अंतर क्लियर हुआ? नाम पे मत जाइएगा बार बार कह रहे, क्योंकि नाम सीधा आपको उल्टा लैंग्वेज पकड़ा देगा, क्योंकि ये कह रहा है सक्रिय, ये कह रहा है निष्क्रिय, जबकि ऐसा नहीं है कि केवल वो सक्रिय और ये निष्क्रिय। निष्क्रिय इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारे शरीर में निष्क्रिय है, हमारे शरीर में बन नहीं रहा है, इस कारण से बोला उसको का निष्क्रिय। ठीक है, अब देखो ये आपका सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, दोनों के दोनों है क्या? दो प्रकार के। सबसे पहला प्रकार अगर हम बात करें तो कहते हैं प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल। ठीक, और दूसरा है क्या? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो ये जो दोनों प्रकार हैं दोनों के लिए, यानी कि आपका सक्रिय है दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम, निष्क्रिय भी है दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। जब इसको पढ़ेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि सक्रिय हमको समझ में आ गया, ऐसा प्रतिरक्षा, ऐसे प्रतिरक्षी जो हमारे अंदर स्वयं बनाए जा रहे हैं, ऐसे प्रतिरक्षी के बाद जो हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? सक्रिय उपार्जित
प्रतिरक्षा। ये होता है दो प्रकार का, मिला कहोगे क्या? प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, दूसरा क्या कहोगे? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। जब इधर आएंगे तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक ऐसा प्रतिरक्षा है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करते हैं। उस स्थिति में हम लोग प्रतिरक्षी को बाहर से अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये भी होते हैं क्या? दो प्रकार के। अब उस समय क्या पढ़ेंगे? तो प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, फिर कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। बात समझ में आई? चलिए, इन दोनों में अंतर क्लियर हो गया? लिख पाओगे कि लिखवाएं? चलो वेरी गुड। अब लिख पाओगे, उसके बाद हम सीधा सीधा हेडिंग में लेकर के आइएगा पहले निष्क्रिय को। पीछे लिख पाओगे बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, मिटाएंगे उसको। चलिए, उपार्जित प्रतिरक्षा में सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? निष्क्रिय को। ठीक है, यानी कि निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को देख रहे हैं। निष्क्रिय में भी कहीं ना कहीं दो प्रकार है। इसमें भी सबसे पहला किसको देख रहे हैं? प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, समझिएगा बारी बारी से एक एक करके। देखो, अब यहां पे एक एक वर्ड का मतलब समझिए। रुक जाओ, देखो हाँ तो हो गया। तो देखो, ये निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या, इन तीनों का मतलब समझ में आ रहा है? निष्क्रिय है, उपार्जित प्रतिरक्षा तो पहले से समझ में आ रहा है, ऐसा जो हमने कहीं ना कहीं भाई बनाया है या प्राप्त किया है जन्म के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ अभी जस्ट आपको निष्क्रिय समझाया। निष्क्रिय का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? अपने अंदर तो नहीं बनाएंगे प्रतिरक्षी, बना बनाया कहीं बाहर से ले लेंगे। उसको क्या कहेंगे भाई साहब? कि वो क्या है? निष्क्रिय। अब निष्क्रिय में भी आ गया क्या? प्राकृतिक का दूसरा का आ जाएगा का कृत्रिम। ठीक है, अब यहाँ प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जरा सोच के देखो, जो ऑटोमेटिक हो रहा हो, है ना। कृत्रिम का मतलब जहां पे मनुष्यों का हाथ हो। दोनों में अंतर समझ में आता है कि भाई हम कृत्रिम उसको कहते हैं जहां पे मनुष्य का हाथ लग गया, मनुष्य ने सहयोग कर दिया, और नेचुरल उसको कहते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हो रहा हो, इसमें किसी का हाथ न हो। याद करो जरा, IgG कौन है? ये एक एंटीबॉडी है, एक प्रतिरक्षी है। समझना बच्चा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक प्रतिरक्षी है, एक एंटीबॉडी है। और आपको बताया था जब एंटीबॉडी पांचों के पांचों पढ़ा रहे थे आपको, तो ये IgG जो है सबसे पहला ऐसा आपका एंटीबॉडी है जो आपके शरीर में गया था, है ना, मां के द्वारा गया था, अपरा से। ठीक है, अपरा से यानी कि प्लेसेंटा से आपके अंदर गया था जब आप किस अवस्था में थे? भ्रूणीय अवस्था में थे। अब ये जरा मुझे बताना कि किन किन लोगों ने गर्भ में से कहा हाँ मां IgG भेजो? वो ऐसा नहीं ना, ऑटोमेटिक आया ना। ऑटोमेटिक आया, इसीलिए हम इसको कहां रखते हैं? प्राकृतिक में रखते हैं। समझ में आया? दूसरा IgA, ये IgA भी क्या आपको ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल में मिल रहा था क्या? यानी कि खीस में मिल रहा था। खीस यानी कि वही प्रथम दुग्ध जो मां के स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है, क्या गाढ़ा और पीला जो दूध मिलता है, दुग्ध जो मिलता है, उसमें मिलता है एक प्रतिरक्षी IgA, और ये ऑटोमेटिक आप तक पहुंच रहा होता है। इसमें किसी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके? तो प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार कह लो या उदाहरण कह लो, जो आपको समझना है समझ। खत्म हो गया आपका क्या? प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। जल्दी खत्म करो। तो इसके बाद आएगा क्या? कृत्रिम। अब कृत्रिम में सीधा भूख लगी है बच्चा? आपको नहीं, जिनको कहा समझ में आ गया, बाकी आपकी मर्जी। बेटा फिर आपको केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहां से अगर आपसे विशेष तौर से पूछा जाएगा तो केवल और केवल एग्जाम्पल। चलिए, अभी निष्क्रिय में ही है, लेकिन निष्क्रिय का क्या दूसरा प्रकार है? कौन है? कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अब भाई इसके बारे में जरा समझिएगा।
फिर से देखिए ध्यान से, उपार्जित प्रतिरक्षा एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमको ये जन्म के बाद प्राप्त हुआ होगा। निष्क्रिय है, इसका मतलब कि हम इसको बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, अपने अंदर तो ये बन नहीं रहा है। अब लगा दिया कृत्रिम की, बाहर से जो आ रहा है ना, ये मनुष्यों के द्वारा बनवाया गया है। इससे पहले जो कहीं ना कहीं क्या था, नेचुरल था, कहीं ना कहीं प्राकृतिक था, उसको बनवाया नहीं गया था, वो बन रहा था लेकिन बाहर बन रहा था, हमारे अंदर नहीं बन रहा था। हाँ, हम तक पहुंचा था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको प्रतिरक्षा में रखते हैं, लेकिन बाहर से पहुंचा था, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको निष्क्रिय बोलते हैं। ठीक, लेकिन वो ऑटोमेटिक आया था, उसको किसी ने कह के, किसी ने जबरदस्ती बनवाया नहीं था। ना तो माँ को कहा गया था आईजीए बनाने के लिए, और ना ही कहा गया था आईजीजी बनाने के लिए, वो बना था, हम तक पहुंच गया था। ठीक है, वो ऑटोमेटिक हुआ था, प्राकृतिक था। अब यहां पर क्या है, निष्क्रिय है, बाहर ही बन रहा है, लेकिन बनवाया जाएगा, अपने मन मुताबिक बनवाया जाएगा, इसे इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। जैसे सब लोगों ने सुना होगा बच्चा टेटनस, ठीक है, तो टेटनस जो होता है एक जीवाणु की वजह से होता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, अब ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी मौजूद कहां पर होता है, घोड़े में। हाँ, हर जगह पाया जाता है भाई। ठीक है, देखो ज्यादातर ऐसे स्थान पर मिलेगा। सुनो, देखो बात कर रहे हैं हम लोग टेटनस का, कि टेटनस जो बीमारी है, टेटनस जो रोग है, ठीक है, ये रोग उत्पन्न करने वाला जो रोग जनक है वो कौन है, जीवाणु है। और उस जीवाणु का नाम है क्या, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ये वो जीव है, ये वो जीवाणु है जिसके वजह से कहीं ना कहीं कौन सा रोग होता है, टेटनस होता है। ठीक है, फिर बात है कि ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी होता कहां पे है, तो जहां पर आयरन की उपस्थिति होती है। ठीक है, आयरन यानी कि लोहा, खासकर ऐसा लोहा जहां पे क्या लगा हो, जंग लगा हो, यानी कि जंग युक्त लोहे में कहीं ना कहीं उपस्थिति होती है किसकी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी की। ठीक है, अब सोचो कि जंग अगर कांटी पे लगा हुआ है, कांटी आपके पैर में अगर चुभ जाता है, या कोई भी लोहा का सामग्री से आपका कोई नुकसान हो जाता है, चोट लग जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, डॉक्टर क्या करेगा, टेटनस का इंजेक्शन देगा। कारण, क्योंकि उस जंग में उस लोहे के द्वारा आपके अंदर क्या चला गया होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। और जब ये जाएगा तो आगे क्या करेगा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीधा सा बात की जो रोग होता है टेटनस, ये किस वजह से होता है, कि जीवाणु की वजह से। कौन सा जीवाणु, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ये उपस्थित कहां पे होता है, तो हर उस जगह पे जहां पे लोहा की मात्रा है, खासकर उस जगह पे जहां पे लोहा जो है, आयरन जो है, मूर्छा के रूप में है, जंग के रूप में। ठीक है, अब क्या ये मिट्टी में होगा, बिल्कुल होगा। कारण, क्योंकि मिट्टी में भी लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब बचपन में लगभग चुंबक बांध के खेले हो कभी, ठीक है, मिट्टी में लोहा उपस्थित होता है। अगर आपको प्रमाण नहीं मिल रहा है ना, देखो चुंबक लेना, रस्सी बांधना, एक दो फेरा गोल गोल घूम जाना मिट्टी में लेकर के, पता चल जाएगा कि उस मिट्टी में से कितने लोहे के कण आपके चुंबक से आकर के चिपक गए होंगे। ठीक है, तो कभी आप रोड में भी एक्सीडेंट होता है, कहीं मिट्टी में भी गिर जाते हैं, तब भी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, जो इंजेक्शन देता है उसको कहते हैं एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कहलाता है एंटी टेटनस सीरम कहलाता है, यानी कि टेटनस का आपको एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब काहे लगाया जा रहा है, क्योंकि आप मिट्टी में गिरे या कहीं भी गिरे, आपके अंदर लोहे के कुछ कण गए होंगे, लोहे के कण के पास उपस्थित होता है कौन, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, तो ये भी आपके अंदर गया होगा, इसकी भी संभावना बनती। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यदि ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी हमारे अंदर जाएगा तो क्या करेगा। ठीक है, अब हमारे अंदर चला गया, देखो ये मनुष्य, मनुष्य के अंदर कौन चला गया, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। अब जब गया तो क्या ये प्रतिजन के रूप में गया होगा, इसको हमारा जो प्रतिरक्षा है या प्रतिरक्षी जो है वो क्या समझेंगे, प्रतिजन, इसको मारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खूब प्रयास कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है, खूब कर रहा है, लेकिन इसको मार नहीं पा रहा। यानी कि इस प्रतिजन के खिलाफ लड़ने वाला हमारे पास कोई प्रतिरक्षी नहीं। बहुत प्रयास किया हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने, लेकिन कोई भी ऐसा प्रतिरक्षी नहीं बना पाया जिसको या फिर जिससे किसको खत्म किया जा सके, इस प्रतिजन को खत्म किया जा सके। बात समझ में आई, यानी कि इस प्रतिजन से लड़ने की क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम में नहीं है। अब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा।
उस व्यक्ति के अंदर रोग पकड़ लेगा। कौन सा रोग? टेटनस। अब इस स्थिति में ना लोग मानसिक रूप से थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिनको टेटनस हो जाता है। ठीक, अब क्या करेगा मनुष्य? ऐसे तो रहेगा नहीं, इलाज करने लगा। इस पर साइंटिस्ट लग गए कि चलो ठीक है, अब ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, और एक आध गो में डाल के देखा। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक के अंदर नहीं बना, और 2-4 गो में डाल के देखा तो वो बेचारा सब संक्रमित हो गया, वो सबको भी रोग हो गया। इसका मतलब एक चीज प्रमाणित हो गया कि मनुष्य के अंदर जब क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी जा रहा है, इससे लड़ने के लिए कोई प्रतिरक्षी नहीं बन पा रहा। इस बात का क्लियर हो गया। अब ये क्या करने लगे डॉक्टर या वैज्ञानिक? क्या करने लगे? इस क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी को उठा करना धीरे धीरे सब जीव में डालने लगे कि किसी ना किसी जीव में तो क्या होगा, बन जाएगा प्रतिरक्षी। अब बन जाएगा तो उसका प्रतिरक्षी उठा के हम लोग इस्तेमाल में ले लेंगे। ठीक, ऐसे ही करते करते किसके पास पहुंचे? घोड़े के पास। ठीक है, जब घोड़े को दिया गया, घोड़े को क्या दिया गया? क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। भाई साहब इसको कुछ नहीं हुआ। किसको? घोड़े को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब इसके अंदर का हुआ प्रतिजन गया तो इस प्रतिजन के खिलाफ क्या बन गया? प्रतिरक्षी बन गया, वो भी आसानी तरीके से बन गया। तब ये तो क्लियर हो गया कि भाई घोड़े के अंदर इस प्रतिजन से लड़ने के प्रति जो प्रतिरक्षी बनना चाहिए वो बन रहा है। ठीक, अब क्या किया गया? तो ये प्रतिरक्षी कहां होगा? उस घोड़े में, रक्त में होगा उसके। तो ये प्रतिरक्षी मिल रहा होगा उसके रक्त में। अब क्या किया गया? इसके रक्त को निकाल लिया गया बाहर, ले लिया गया रक्त को इसके बाहर। रक्त को बाहर लेने के बाद इसमें से जितने भी आप कह लो कि थक्का जमाने वाले जो कारक हैं, अब ये बात शायद आपको पल्ले पड़े या ना पड़े बताते हैं। थक्का जमाने वाले कारक। अच्छा, और एक बात जानते हो, सपोज कि आपका ब्लड ग्रुप कुछ और है, किसी और को दे दिया जाएगा, क्या होगा? नहीं देना चाहिए, पता है, लेकिन क्या होगा? रक्त का थक्का जम जाएगा, यानी कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी। आपका रक्त जो है दही की तरह जम जाएगा, और दही की तरह जम जाएगा तो तुरंत वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक, तो घोड़े के रक्त में बन चुका है एक एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी लड़ रहा है उस प्रतिजन से जिसका नाम है क्या? क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। हमको एंटीबॉडी तो मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? केवल एंटीबॉडी। कुछ और यदि इस घोड़े के शरीर से इसके रक्त में यदि हमने अपने अंदर डाल दिया ना, तो हमारे रक्त का क्या जम जाएगा? थक्का जम जाएगा। उसी समय स्पॉट डेथ हो जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक, तो क्या किया डॉक्टरों ने कि कहीं ना कहीं ये जो रक्त लिया है, इस रक्त में से थक्का जमाने वाले जो भी कारक है, थक्का जमाने वाले जैसे कारक थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है ना, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, तो इन सबको क्या कर देंगे? हटा देंगे। केवल क्या बचा लेंगे उसमें? उस एंटीबॉडी को, जो एंटीबॉडी इस प्रतिजन से लड़ रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला कर आप ऐसा कहो कि रक्त माइनस, यानी कि माइनस कहने का मतलब उसमें से हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? थक्का जमाने वाले कारक को, यानी कि लिख ही देते हिंदी में, थक्का जमाने वाले कारक। ठीक है, अब ये जो आ जाएगा आपको, यानी कि रक्त में से आपने थक्का जमाने वाला कारक हटा दिया, तो जो बचेगा उसको कहा जाता है बच्चा सीरम। हिंदी में भी कहा जाता है सीरम। अब ये पीले रंग का होगा कि लाल रंग का होगा, इसका अनुमान कहीं पे नहीं है। पीले रंग में मिलता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, अरे हाँ बाबा, लेकिन आपका सीरम पीले रंग का होगा, इसका कहीं अनुमान नहीं। समझे ना? तो ये अनुमान मत दिखाइएगा कि पीले रंग का होता है, बस सीधा सीधा सीरम क्या होता है। तो सीरम का मतलब ये चीज हो गया कि यदि कोई जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, रक्त में से कोई चीजें बना रहे हैं, यदि हम, अब यदि स्पेशल टेटनस का हो तो पूरा का पूरा टेटनस के बारे में बता दीजिएगा कि ये जो टेटनस का सीरम होता है वो होता क्या है। तो भाई साहब, हमने जो रक्त निकाला है घोड़े से, इसमें से उन सब कारकों को हटा देंगे जो आगे चल के क्या जमाएंगे? रक्त का थक्का जमाएंगे। जो हमारे पास बचेगा, जो प्राप्त होगा, जो तरल, उस तरल को क्या कहेंगे हम लोग? सीरम। अब इस तरल में क्या मिल रहा है बच्चा? प्रतिरक्षी मिल रहा है। कैसा प्रतिरक्षी? जो इस क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से लड़ सके। अब इसको क्या किया जाएगा? लेबोरेटरी में ही सब कुछ काम हो रहा है, और इसका जांच पड़ताल किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये मनुष्य के लिए स्वस्थ है कि नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली सीरम तैयार करके मनुष्य को नहीं दे दिया जाएगा।
ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो गया कि इस सीरम में क्या है, एंटीबॉडी है जो जाके लड़ लेगा किससे, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से। इतनी बार नाम ले लिया है कि भूलिएगा मत इसका, ठीक है। अब जाके लड़ लेगा, लेकिन फिर भी डायरेक्टली मनुष्य को इसको दिया नहीं जाएगा, पहले चूहे पे दिया जाएगा, फिर किसी और को दिया जाएगा, तब जाकर के मनुष्य को दिया जाएगा। तो अब जो फाइनली हमने जो तैयार किया है सीरम, उसको कहा जाता है बच्चा एंटी टेटनस सीरम। अब बताओ, क्या ये हमारे शरीर में बना है कि शरीर से बाहर बना है? बना है कि जबरदस्ती बनवाया है? बनवाया गया ना, तो बनवाया गया है तो बाबू कृत्रिम बोला है तो गलत बोला है क्या? हमारे शरीर में नहीं, बाहर बना है तो निष्क्रिय बोला है तो गलत बोला है। अब बाकी वो उपार्जित आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ये था बच्चा एक एग्जाम्पल किसका, आपके कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का नाम है सक्रिय। तो सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये भी बताया था क्या बाबू कि ये होता है दो प्रकार का। कौन सा? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या था आपका? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। अब इसमें भी आप उपार्जित लगा सकते हो बीच में, क्योंकि ये उपार्जित का भाग है, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। अब इसमें से यदि मैं इसकी बात करूं, कृत्रिम की बात करूं, तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है, क्लियर है। उसके साथ साथ सक्रिय कह दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रतिरक्षी होंगे, ये बताओ, ये प्रतिरक्षी हमारे अंदर बनाए जा रहे होंगे या फिर बाहर से लिया जा रहा होगा? हमारे अंदर खुद स्वयं बन रहा होगा, इसलिए जिसको क्या बोला हमने? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो यहां पर जो प्रतिरक्षी है, ये स्वयं हमारे शरीर में बनेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी कीमत पर जब भी बनेंगे, ये हमारे शरीर में ही बनेंगे। अब बनने के आधार पे हमने बोला दो तरीके हैं इसके, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। अब प्राकृतिक जब अपने आप बनेगा, कृत्रिम जब हम स्वयं बनवाएंगे, लेकिन ये बनने का काम कहाँ होगा बच्चा? हमारे शरीर में। और कल जो देखा था वो निष्क्रिय देखा था, वो हमारे शरीर में नहीं बन रहा था, कहीं ना कहीं वो बाहर बन रहा था, बाद में लाया जा रहा था क्या? हमारे शरीर में। अगर ऑटोमेटिक आ जा रहा था, कहाँ ध्यान आ जाता है? कोई भी आ जाता है एकदम सबका ध्यान उस पर चला जाता। देखो क्या देखा था? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब वो हमारे शरीर में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? वो शरीर से बाहर बनेगा, ठीक है। अब वो शरीर से जो बाहर बन रहा, वो भी था दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। बन रहा है शरीर से बाहर और उसको लाना है हमारे शरीर में। अगर अपने आप आ रहा है बिना किसी मनुष्य की सहायता, क्या कहने का मतलब कि कोई उसमें मनुष्य का हाथ नहीं है। जैसे क्या था? IgA था, IgG था, ये माँ से हम तक पहुंच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि माँ ने जबरदस्ती दिया या आपने बोला माँ को कि भाई हमें चाहिए। वो प्राकृतिक रूप से आ रहा था, लेकिन बाहर से आ रहा था, तो उसको क्या बोला था हमने? प्राकृतिक निष्क्रिय बोला था, ठीक है। वैसे ही क्या हमारा ये सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कुल मिलाजुलाकर जब भी यहाँ पर प्रतिरक्षी बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? हमारे शरीर में बनेंगे। अब डिपेंड करता है कि ऑटोमेटिक बन रहा है या इसको हम बनवा रहे हैं। अगर ऑटोमेटिक बनेगा तो क्या कहेंगे? प्राकृतिक। और यदि हम बनवाएंगे, जबरदस्ती बनवाएंगे, तब क्या कहेंगे? कृत्रिम। लेकिन अचानक अपने से बने या आप जबरदस्ती बनवाओ, बनेगा कहाँ पे? ये शरीर में। ऐसे पहले जो देखा था निष्क्रिय, कहाँ बन रहा था? बाहर बन रहा था, ठीक है। चलो अब कृत्रिम, यदि कहें कि कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, इसके लिए सीधा सा एग्जाम्पल है टीकाकरण या टीका। टीकाकरण में क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। तो जो भी आप वैक्सीनेशन लेते हो, जो भी आप वैक्सीन लगाते हो, तो वैक्सीन लगाते हो तो वैक्सीन के रूप में क्या लिया जाता है? प्रतिजन, ठीक। तो वैक्सीन के रूप में बाबू हम प्रतिजन लेते हैं, प्रतिरक्षी नहीं लेते। कंफ्यूजन में हो, सोचो आपने कोरोना का टीका लिया, क्या लिया था आपने? एंटीबॉडी ली थी कि खुद कोरोना वायरस को लिया था? तो आप बताओ कोरोना वायरस क्या है? प्रतिजन है कि प्रतिरक्षी है? ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं? टीकाकरण, यानी कि टीका के रूप में किसको लेते हैं हम लोग? प्रतिजन को लेते हैं। अब जैसे ही प्रतिजन जाएगा, जा करके क्या करेगा? हमारे अंदर
जो प्रतिरक्षी है, हालांकि डायरेक्टली प्रतिरक्षी नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं पहले क्या होगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, इस प्रतिजन से लड़ने का प्रयास करेगा, इसको समझेगा, है ना, कि ये किस प्रकार का प्रतिजन है, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर उपस्थित जो प्रतिरक्षी है उनमें से कौन सा प्रतिरक्षी इसके खिलाफ कार्य करेगा, ये सब कुछ जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है, करने के बाद इसकी सूचना जाकर के मेमोरी कोशिका में रख दी जाएगी, इसको नष्ट कर दिया जाएगा, नष्ट करने के बाद इसकी सूचना मेमोरी सेल में डाल दी जाएगी। इन फ्यूचर, ये तो हमने क्या लिया था, टीका के रूप में लिया था, और टीका के रूप में जब भी लेते हैं तो वो प्रतिजन क्या हमें नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, टीकाकरण वाले जो प्रतिजन होते हैं वो कभी नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि हमने उनको निष्क्रिय कर रखा था। वो गेट जरा बंद करिएगा, कोई भी जाके गेट बंद करिए फटाक से। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि टीकाकरण कराया, एक तो हवा फैला था ना कि ये मतलब कोरोना के टीका लेते समय लोग हल्ला उड़ा दिए थे कि जो टीका लेगा वो मर जाएगा, तो बहुत लोग टीका नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं है, हाँ, अगर वास्तविक में आपको वायरस दे दिया जाए तो आप मरिए जाइएगा, लेकिन जो टीका दिया जाता है वो निष्क्रिय रूप में दिया जाता है ताकि उसकी क्षमता आपके अंदर बन सके। तो हमने क्या किया, जब प्रतिजन डाला तो उसके वजह से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने क्या बनाया, अंदर प्रतिरक्षी बनाया। कुल मिला जुलाकर कल से आज तक अभी बात तो इसी पर घूम रही है ना, इसी प्रतिरक्षी पर ना, ये प्रतिरक्षी या तो बाहर बनेगा या तो अंदर बनेगा, बाहर बनेगा तो निष्क्रिय कहेंगे, अंदर बनेगा तो सक्रिय कहेंगे। अब ये अंदर बन गया, आपने जबरदस्ती बनवाया कि अपने से बना? अपने से बना कि आपने डाल के बनवाया, है ना? आपने स्वयं प्रतिजन डाला है, स्वयं जबरदस्ती आपने क्या करा है, प्रतिरक्षी बनवाया है। ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी बच्चा? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ में आई? देखो यहीं पे दोनों शब्द का खाली खेला है, प्राकृतिक है और दूसरा है कृत्रिम। जहां पे हमने जबरदस्ती डाला अपने अंदर क्या, प्रतिजन, प्रतिजन के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने क्या बनाया, प्रतिरक्षी बनाया, हमारे शरीर के अंदर बना, लेकिन मनुष्यों के द्वारा बनवाया जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, कृत्रिम। खत्म। तो टीकाकरण याद रखिएगा इसमें। दूसरा क्या है आपका, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है भाई कि चलो खुद से, गेट हटाइएगा बाबू, खुद से सोचो क्या हुआ है कि खुद ब खुद हमको किसी प्रतिजन ने संक्रमित करा। ऐसी स्थिति में क्या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या प्रतिरक्षी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, मान लो हम यूं जा रहे हैं, यहाँ पे हैं सपोज, या फिर यहाँ से बाहर निकले हम लोग, हमारे वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब हम यूं जा रहे हैं बाहर गए, बाहर से घूम कर आए, पता चला कि 2-4 प्रतिजन हमारे अंदर प्रवेश कर गया। तो हमने कराया कि वो स्वयं कर गया? स्वयं कर गया ना। जैसे ही वो जाएगा तो क्या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा? भिड़ेगा। तो भिड़ेगा तो अगर प्रतिरक्षा तंत्र के पास पहले से सूचना होगी तो तुरंत मार देगा उसको, और यदि सूचना नहीं होगी तो पहले क्या प्राप्त करेगा, उसके सूचना प्राप्त करेगा। सूचना प्राप्त करने के बाद फिर क्या करेगा, उसको मारेगा। कैसे मारेगा? क्योंकि वो क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी। इस बार प्रतिरक्षी आपके शरीर ने स्वयं बनाया या आपने बनवाया? स्वयं बनाया। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। खत्म। बिठा दे। चलिए अब लेकर आइएगा बच्चा टॉपिक एलर्जी। एलर्जी जो टॉपिक है उसको भी खत्म करेंगे। इसके बाद आएगा स्व प्रतिरक्षा रोग, तब आएगा आपका एड्स। देखिए एलर्जी की बात कर रहे हैं। अब एलर्जी है क्या, समझिएगा। तो एलर्जी को समझने के लिए बस छोटा सा एक बात समझिए कि एलर्जी है क्या। तो कभी भी यदि हमारा शरीर कुछ अकारिकीय रूप से प्रतिक्रिया देता है, यदि हमारा शरीर कुछ रोगों के प्रति या कुछ सूक्ष्म जीवों के प्रति या कुछ प्रतिजनों के प्रति यदि अकारिकीय रूप से क्या कर रहा है, तो अपने आप में कुछ ना कुछ अनुक्रिया दे रहा है, ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है, आपका एलर्जी। यानी कि सपोज कि हमें लगा चोट लगने के कुछ देर बाद यहाँ पे लहर उत्पन्न होना, जलन उत्पन्न होना, लाल रंग आ जाना, वहां पे ये एक प्रकार से क्या दिख रहा है कि अकारिकीय रूप से कहीं ना कहीं हमारा शरीर एक अनुक्रिया दे रहा है। क्या हमारे आंख में कुछ प्रवेश कर गया, हम आंख मलना चालू करते, कुछ देर के बाद आंख में आंसू आ जाता है, आंख लाल लाल सा हो जाता है, क्या एक प्रतिक्रिया नजर आ रही है? क्या ये भी क्या कहलाएगा, एलर्जी कहलाएगा।
कहीं पे आसपास में धूल कण बहुत ज्यादा है, आप जैसे ही वहां पे गए आप छींकना शुरू कर दिए, क्या कुछ अनुक्रिया हो रही है क्या आपके शरीर में? तो कुल मिला जुला कर इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? एलर्जी कहते हैं। कुछ ऐसी भी एलर्जियां होती हैं जो कि कहीं ना कहीं, जैसे धूप में जाओगे तो चेहरा पूरा लाल पड़ जाएगा, आपके त्वचा में चकते चकते से आने लगेंगे, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से एलर्जी है। वहां पे आप एलर्जी जो होगी वो कहीं ना कहीं सूर्य के किरणों से एलर्जी है, ठीक है। तो सीधा सा बात क्या है कि यदि हमारा शरीर आकारिकीय रूप से कोई अनुक्रिया दे रहा, आकारिकीय मतलब हमारे शरीर के बाहर वो लक्षण, वो प्रतिक्रिया दिखाई देगी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आकारिकीय रूप से यदि कुछ अनुक्रिया दे रहा है आपका शरीर, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्या कहलाएगी? आपकी एलर्जी कहलाएगी, ठीक है। और जिनकी वजह से ये एलर्जी हो रही है उनको कहते हैं बच्चा एलर्जन। एलर्जन हिंदी में भी कहते हैं क्या? एलर्जन। यानी कि यदि किसी सूक्ष्म जीव की वजह से हम एलर्जी को प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर हमारा अंग क्या कर रहा है? अनुक्रिया दे रहा है, तो जिसकी वजह से दे रहा है वो क्या कहलाएंगे? एलर्जन। एलर्जन कौन? तो वो सूक्ष्म जीव, वो बाह्य पदार्थ है जिनकी वजह से हमारा शरीर हमारा क्या करता है? वो प्रतिक्रिया देता है, तो वो क्या कहलाएंगे? एलर्जन कहलाएंगे। अब सिंपल सा देखिए एलर्जी में होता क्या है। मान लिया जाए ये हमारी त्वचा, ठीक है। अब त्वचा कहीं आप गिर गए, चोट वगैरह लग गया तो क्या हो जाएगा? त्वचा फट जाती है क्या? ठीक है, छिल जाएगी, कट जाएगी, ठीक। अब इसके नीचे क्या मिलते हैं? हमारे त्वचा के नीचे क्या मिलेंगे? हमारी रक्त नलिकाएं मिल सकती है, ये लो रक्त नलिका। अब त्वचा के कटने और छिलने से कहीं ना कहीं रक्तस्राव होने लगता है, ठीक। रक्तस्राव तो हो ही रहा है, तो रक्तस्राव की वजह से ही थोड़ा सा पहले से ही लाल हो जाता है ये भाग, ठीक है। और क्या हो गया? तो भाई यहां से कौन प्रवेश कर जाएगा? एलर्जन। अब वो एलर्जन कौन हो सकता है? कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है। अब सूक्ष्म जीव में कहीं ना कहीं कौन आ जाएंगे? आपके जीवाणु, विषाणु सारे के सारे आ जाएंगे। अब वो सूक्ष्म जीव यदि प्रवेश करता है यहां से, तो जाने के बाद वो कहां तक संक्रमण फैला सकता है? हमारे रक्त नलिका तक। अब रक्त नलिका में ना पहले से देखो आपको पता है कि भक्षण कोशिकाएं उपस्थित है क्या? ठीक है। अब भक्षण कोशिकाओं के रूप में कौन है? बेसोफिल। एक और कोशिका है मास्ट कोशिका, मास्ट सेल, ठीक है। ये मास्ट कोशिका भी कहीं ना कहीं भक्षण कोशिकाओं में आती है, ठीक है। अब ये मास्ट कोशिका, अब इसको थोड़ा सा यहां बाहर समझिएगा कि इनके बाहर लगे होते, पता है जानते हो, प्रतिरक्षी। इनके ऊपर लगे होते हैं ऐसे प्रतिरक्षी। अब पहले से बता रखे, इधर बाहर बना देते हैं कहीं पे, यहां इधर, ठीक है। ये मान लो कि मास्ट सेल हो गया या तो आपका बेसोफिल हो गया। अब इसके ऊपर लगे हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। यानी कि इस बेसोफिल और इस मास्ट सेल, इनके ऊपर लगा है कौन? प्रतिरक्षी। कौन सा प्रतिरक्षी? क्या पढ़ रहे हो जरा याद करो। एलर्जी। अब बताया था कि एलर्जी में कौन सा प्रतिरक्षी काम करता है? IgE काम करता है, ठीक है। तो ये जो प्रतिरक्षी है कौन सा है? IgE है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां से सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, कहां पे? त्वचा को पार करके कहां पहुंचा? हमारे रक्त के नलिका तक पहुंचा। रक्त नलिका में जाएगा तो यहां पर कौन मिल जाएगी? दो प्रकार की कोशिका, क्योंकि ये भी रक्त के साथ घूम रही होती है। हमारे रक्त में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इन्हीं की वजह से कार्य कर रहा होता है। जहां पर एलर्जी दिखानी होती है वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे ही सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो सीधा का सीधा कहां पहुंचेगा? इस प्रतिरक्षी के पास। चलो, अब प्रतिरक्षी क्या करेगा? इसका जांच पड़ताल करेगा, ठीक है, कि किस प्रकार के प्रतिजन हैं जो ये प्रवेश किए हैं। और वहीं पर ये बेसोफिल और मास्ट सेल दो प्रकार के रसायन वहीं पर स्रावित करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहला याद रखना, हिस्टामिन, और दूसरा सीरोटोनिन। ठीक है। अच्छा एक बात और, हमारा जो रक्त है ना, हमको हमारे मनुष्य को कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि हमारा जो रक्त है वो क्या है? गर्म है।
इसीलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो वाला गर्म नहीं, खून की गर्मी वो वाली नहीं, ठीक है। हमारा जो रक्त होता है थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक। अब क्या होगा, तो जैसे ही सूक्ष्म जीव प्रवेश किया हमारे अंदर, अब देखो हमने एक यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होगा। आपकी आंखों में प्रवेश करेगा तो वहां का सीन क्या होगा, अलग होगा। कुल मिला जुला कर वहां भी क्या मिलेगी, आपके बेसोफिल, और क्या मिलेगी वहां पर, ठीक है। और उनके ऊपर क्या मिलेंगे, प्रतिरक्षी। कौन सा प्रतिरक्षी, IgE। जैसे सूक्ष्म जीव जाएगा ये सीधा सीधा कहां जाएगा, IgE के पास जाएगा, ठीक है। अब IgE क्या कर रहा है, इसके पीछे मतलब इसको जांच पड़ताल कर रहा है, देख रहा है कि कैसे इसको खत्म किया जाए, क्या किया जाए। उस बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों ने क्या कर दिया है, कुछ रसायन स्रावित कर दिए। याद रखना कौन सा, तो मुख्यतः आपका मास्ट सेल जो होता है ये हिस्टामिन स्रावित करता है, और बेसोफिल क्या करता है, सेरोटोनिन को स्रावित करता है। अब इन कारणों से क्या हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर ये दोनों के दोनों तरल स्रावित हुए, अब अचानक से यहाँ पे देखो रक्त का स्राव तो हो ही रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये रक्त नलिका अंदर से फूल गई है, ठीक है। अब रक्त नलिका अंदर से फूल रही है। अब इसके बाद क्या होगा, तो सोचो पहले से यहाँ पे रक्त घूम रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ज्यादा से ज्यादा रक्त हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ फूल गया, ठीक। अब ज्यादा रक्त होने से यहाँ पर ये दोनों के दोनों तरल होने से, साथ ही साथ कैसा है, यहाँ का खून गर्म है और यहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, और गर्मी बढ़ने लगेगी, तापमान बढ़ने लगेगा, यहाँ का ताप बढ़ने लगेगा। यहीं पर ना प्रवेश किया है कौन, सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव मारने का तो सबसे प्राथमिक उपचार है वो क्या है, गर्म करना, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली दूध को गर्म करते हो पीने से पहले, क्योंकि उनमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, तो उनको हम करते हैं गर्म, ताकि वो हो जाएंगे नष्ट, मर जाएंगे। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ से प्रवेश किए हैं हमारे शरीर में, यहाँ की कोशिकाओं ने क्या किया, अनुक्रिया दिखाई, अनुक्रिया दिखाकर क्या किया, दो प्रकार के तरल स्रावित किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर सूजन उत्पन्न हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या इकट्ठा हो रहा है, रक्त इकट्ठा हो रहा है, और वहां पे गर्माहट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। तो अब ज्यादा से ज्यादा यदि रक्त इकट्ठा होगा तो वहां का भाग क्या हो जाएगा, और लाल होता चला जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ताप बढ़ता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे क्या किया जाएगा, यहाँ पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा शरीर भी क्या कर रहा है, वहां पर अनुक्रिया दिखा रहा है, और थोड़ा सा सूजन भी बढ़ जाएगा। कारण कि जब यहाँ पे रक्त नलिका फूल रही है तो आपके शरीर में बाह्य आकारिकी में भी क्या दिखाई देगा, सूजन दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा बढ़ने से, किसकी मात्रा बढ़ने से, रक्त की मात्रा बढ़ने से बाहर क्या होता है, जलन भी होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रक्त इकट्ठा हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, सेरोटोनिन बन रहा है, और क्या बन रहा है, हिस्टामिन। अब इसकी वजह से खुजली वगैरह भी होती है, ठीक है। आपके त्वचा के बाहर आपको खुजली सी होगी, एचिक हो जाएगी, सूजन तो हो ही रहा है, हल्का सा जलन उत्पन्न होगा, और धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाएगा। तो यहाँ से सवाल देखो दो तीन तरह के बनते हैं। सीधा सीधा क्या सवाल बनेगा, ये पूरी कहानी याद रहे ना रहे मत याद रखो, दो तीन को खाली सवाल जो बनेगा वो याद रखो। ये आपका जो एलर्जी है, ये एलर्जी प्रदर्शित करने में कौन से रसायन सामने आते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है। कौन सी दो कोशिका, बेसोफिल और मास्ट सेल। कौन सा प्रतिरक्षी, IgE। बस ये दो तीन को सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा कुछ विशेष नहीं पूछा जाएगा। ये था कि आपका एलर्जी।